हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसकी यूनिट। उसके बाद में आपने देखा कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है फिजिकल क्वांटिटीज़। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो मूल 7 प्रकार की होती हैं, और एक उनसे मिल करके बनती हैं, वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, व्युत्पन्न राशियाँ। हमने कुछ व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण पिछले वीडियो में देखे थे, हालांकि सैकड़ों हैं, लेकिन हमने केवल ये देखने के लिए कि मूल राशियों से किस प्रकार से व्युत्पन्न राशियाँ यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनी है। ठीक है, अब हम उन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में देखेंगे जिनका काम हमको बार बार पड़ता है और हर जगह इनका उपयोग होता है। इसलिए हम मास, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन 3 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मास, द्रव्यमान। तो मास किसे कहते हैं भैया? द्रव्यमान किसी भी मैटर में, सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य का मान, जितना पदार्थ उसमें उपस्थित है उसका अमाउंट, उसकी मात्रा, वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान। उसको कहते हैं मास। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? एम से डिनोट करते हैं भैया, स्मॉल एम से, कैपिटल एम से नहीं, स्मॉल एम से। जनरली है ना, जनरली स्मॉल एम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यूनिट, इसकी यूनिट्स कौन कौन सी है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट हियर। बहुत सारी यूनिट है, डिपेंड करता है कि हमको कौन सी यूज करनी है ना। जैसे अगर मैं कहूँ तो ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, नैनोग्राम भी है। ठीक, उसके बाद सेर में भी मापते थे किसी समय, पाउंड भी है, पाउंड। और क्विंटल भी है, क्विंटल। एक क्विंटल में 100 kg होते हैं, 100 किलोग्राम। टन भी है, एक टन में 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल होते हैं, है ना। तो ये सारी यूनिट्स भी हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली जो हमने सिस्टम स्वीकार किया है, एसआई सिस्टम, जिसे हम एमकेएस पद्धति भी कहते हैं, उसके अनुसार एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम। एसआई यूनिट है इसकी किलोग्राम। ठीक, अब और किलोग्राम का मतलब होता क्या? किलो क्या है? किलो है एक प्रीफिक्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रीफिक्स, बहुत सारी प्रीफिक्स है, हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उसके आगे प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। मिली, सेंटी, ये बहुत छोटे के लिए। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये सब तो हम बाद में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा। यहाँ पर किलो का मतलब है 10 की घात 3, तो 10 की पावर 3 ग्राम्स, यानी 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम रहते हैं? 1000 ग्राम रहते हैं। ये तो आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा इसमें जाऊँगा नहीं। ऐसा यूनिट है इसकी किलोग्राम। यहाँ तक भी समझ में आ गया आप? ठीक है, तो हम इसको स्पेशली और क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हम पहले भी जानते थे। स्पेशली ये है कि द्रव्यमान जो रहता है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट का मतलब नियत, जो नहीं बदले। कांस्टेंट का मतलब स्थान के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप चांद पर चले जाओ तो भी आपका मास वही रहेगा, और आप मंगल पर चले जाओ, पृथ्वी पर रहो, पृथ्वी के किसी भी कोने में रहो, आपका मास कभी चेंज नहीं होगा। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो नियत का मतलब ये है कि स्थान के साथ ठीक। अब एक और टर्म है आपका जो द्रव्यमान के साथ लगभग वैसा ही लगता है, लेकिन वो द्रव्यमान नहीं है। उसका नाम है भार। इसको मैं इसी के साथ बता रहा हूं। चलो हम इसको अलग से देख लेते हैं ना। तो मास आपको समझ में आ गया क्या? अगर किसी वस्तु का मास यहां पर 6 किलोग्राम है, ठीक है ना, तो अर्थ पर भी यही होगा और मून पर भी यही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये है मास, ठीक है।
ठीक है। अब द्रव्यमान से एक मिलता जुलता शब्द हम और देखते हैं, जिसको कहते हैं अपन वेट या फिर वजन या फिर भार। ठीक है, तो आपने ये सब नोट कर लिया, मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है आपका भार, है ना। इसको वजन भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेट। तो कई बार हम, जैसे मैं आपको पूछूं कि आपका वजन कितना है, तो आप क्या कहते हैं 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 60 केजी। तो क्या आपका वजन एक्चुअल में 60 केजी है? विचार करने की बात है ना। भार के आपका भार 60 किलोग्राम है? नहीं। हम देखते हैं ऐसा क्यों नहीं है ना। तो इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है W। ठीक है। अच्छा, W इक्वल टू क्या होगा? तो सूत्र है इसका W बराबर mg, जहां पर g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या वैल्यू होती है इसकी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार गणनाओं में हम अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं, बहुत कम हम यही लेते हैं। एग्जैक्ट तो ये है, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर बड़ी गणनाओं के लिए हम ये ले लेते हैं। ठीक है, चलो। अब m क्या है यहाँ पर? ये है मास, द्रव्यमान। ठीक है, ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वह एक्सेलरेशन जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, वह एक्सेलरेशन त्वरण क्या कहलाता है? g, स्मॉल g। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर तो ये क्या है? W क्या है? ये है एक प्रकार का फोर्स। क्या है? बल। वह बल जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है क्या कहलाता है? भार। W बराबर mg। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो W बराबर m इंटू जी, है ना। इसलिए W क्या है? W एक प्रकार का बल है। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी भैया? जब हमने देख लिया यहाँ पर ये होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी भाई? SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट में मास को किसमें मापते हैं? किलोग्राम। और त्वरण यानी एक्सेलरेशन को की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और इसी को हम कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन। तो अब मैं अगर आपका वजन पूछूं तो आप क्या कहोगे? 60 किलोग्राम कहोगे क्या? नहीं, 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 60 न्यूटन। ठीक है, अब आप कहोगे कि मास और वेट में क्या फर्क है? मास जो है, द्रव्यमान जो है, वो स्थान के साथ नहीं बदलता, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये जो वेट है वो जी में चेंज के कारण, क्योंकि जी जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है, वो स्थान के हिसाब से बदलता है। चंद्रमा का मून पर देखो, अर्थ पर क्या है? जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मून पर क्या है? जी डैश कितना है? ये 9.8 बटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या रहता है? पृथ्वी पर जो है उसका क्या है? जी डैश इक्वल टू जी बाय 6। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, इसलिए हमारा वजन हमको वहाँ कम महसूस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या होता है? स्थान के साथ वेट क्या होता है? परिवर्तित होता है।
ठीक है, माना कि अगर मैं किसी व्यक्ति का वजन, अगर इसको 10 मान लूँ मैं जी को अप्रोक्सीमेटली, तो अर्थ पर अगर किसी का वजन है 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10, ये क्या है, ये है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी। और अगर मून की बात करूँ, ये मून, तो मून पर इसी व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, मास तो वही रहेगा, है ना, जी हो जाएगा 10/6, 6 से 6 कटा, कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आदमी का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, उसी आदमी का वजन चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा, केवल 10 किलोग्राम। तो आपका भार बदल गया, वेट बदल गया, क्योंकि जी बदल गया, है ना। तो भार और द्रव्यमान में अंतर आप समझ रहे हैं ना। लेकिन बहुत सी बुक्स में हम जब आगे पढ़ेंगे, बहुत से क्वेश्चंस देखेंगे, तो हमको भार और द्रव्यमान में को लगभग सेम ही बताएंगे। कभी उसको भार भी बोल देंगे, कभी उसको, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको भार और द्रव्यमान में डिफ्रेंशिएट कब करना है, जब दो अलग अलग ग्रहों की बात हो रही हो, या बहुत ज़्यादा हाइट या बहुत ज़्यादा डेप्थ की बात हो रही हो, जहाँ पर जी में परिवर्तन आता हो, तो हमको उसको अकाउंट में लेना है। बाकी आपको इग्नोर करना है और ज़्यादा इस पर तरजीह इसको देनी नहीं है। लेकिन आपको एक्चुअल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि द्रव्यमान अलग है और भार अलग है। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं कि द्रव्यमान या भार को हम मापते कैसे। तो बहुत सारे तरीके पुराने ज़माने के अंदर, अगर आप जैसे आज भी आप कहीं जगह सब्जी लेने जाओ तो आपको एक तुला मिलेगी, हाथ में वो ताकड़ी होगी जिसको तुला कहते हैं, जिसको बैलेंस कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से होगा ये यूं, है ना। तो इधर तो कोई वस्तु रखेंगे, इधर रखेंगे बाट, और हम उसको तोलेंगे, ठीक है, हम उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये। उसके बाद आगे आजकल बहुत से शॉप्स पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया है। तो यहाँ पर आप किसी भी वस्तु को रखिए, है ना, यहाँ पर एक डिस्प्ले है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको बता देगा कि इसका वजन या इसका भार किलोग्राम में या ग्राम में। यहाँ पर एक बटन रहता है जिससे आप चेंज करके देख भी सकते हैं कि कौन सी यूनिट है, किलोग्राम में लेना है या किसी और में लेना है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक। और प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में अगर जब हमको कोई सॉल्यूशन बनाना पड़ता है तो हमको पॉइंट के बाद 4 डिजिट एक्यूरेसी तक हमको वजन करने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर हम जिस बैलेंस का यूज़ करते हैं उसका नाम है वैश्लेषिक तुला। हिंदी में कहते हैं वैश्लेषिक तुला और इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। कई जगह आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज़ किया जा रहा है सुविधा के लिए। लेकिन आपने देखा होगा पुराने ज़माने में आपके पेरेंट्स वगैरह, जब आज से कुछ सालों पहले तक, जब आप सोना, चांदी, गोल्ड या ऐसे कोई वैल्यूएबल मेटल परचेज करने जाते थे, तो उनके पास एक ऐसा उपकरण होता था, ऐसा चारों तरफ से बंद, ठीक है, जिसके अंदर इस टाइप का बैलेंस रहता है, जो चारों तरफ से क्लोज रहता है ताकि उसमें हवा का भी इफेक्ट नहीं पड़े। और उसके बाद इसमें बहुत ही कम वजन के हमको बैलेंस मिलते हैं। इस तरफ हम चाहे किसी मिक्सचर को रखें और इस तरफ अगर हम बैलेंस को रखते जाएं, बहुत ही 10 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, इसके हमको, इस वजन के हमको बाट मिलते हैं, कैलिब्रेटेड होते हैं अच्छी तरह से। चिमटे से हम उसको इधर से रख करके इसका वजन कर सकते हैं। इस नॉब को इस तरह से ढीला करके हम चेक कर सकते हैं कौन सी
कौन सी जगह भारी है, वजन कम करना है या ज़्यादा रखना है ना। तो इसका मैं पूरा अलग से वीडियो भी आपको बता सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई एनालिटिकल बैलेंस जब आ जाता है तो मैं आपको प्रैक्टिकली शो करके बताऊँगा कि हम वजन कैसे करते हैं। और इसमें जो ऊपर राइडर रख करके इसका भी वजन रहता है 0.002 ग्राम तक, 0.002 है ना। तो हम इस तरह से पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक एक्यूरेसी तक किसी भी वस्तु का या किसी मिक्सचर का हम वजन कर सकते हैं। ठीक, तो ये द्रव्यमान के तोलने की जानकारी आपको पूरी मिली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम है वॉल्यूम यानी आयतन। तो अगली बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक राशि जो हमारे बार बार काम में आने वाली है उसका नाम है वॉल्यूम, आयतन। तो गैसीय और द्रव अवस्था वाले पदार्थों को सब्सटेंसेस को ज़्यादातर वॉल्यूम में मापा जाता है। आपके घर में दूध आता है तो वो लीटर में देता है, किलो करके नहीं देता है ना। और लीटर का मतलब उसके पास एक पात्र होगा, उसमें वो कुछ लेवल तक भरेगा, है ना, और उसके बाद आपको कहेगा कि 1 लीटर है। यानी वॉल्यूम क्या है कि जो वस्तु जितनी जगह घेरती है, जितने स्थान को घेरती है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होती है जनरली आपने देखा होगा कि कोई गन हो तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, है ना, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। और अगर कोई घनाभ हो तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो इसको देखा आपने। तो जनरली जो है इसकी यूनिट जो होती है वो लेंथ के क्यूब में रहती है, लेंथ क्यूब। फॉर एग्जांपल मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को हम मिलीलीटर लीटर में भी लिख सकते हैं। मिलीलीटर, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, ये सारी इसकी यूनिट है अलग अलग। ठीक है, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट कौन सी है? इंटरनेशनल जो सिस्टम हमने स्वीकार किया उसके अंदर एमकेएस पद्धति है, उसके अंदर लेंथ को हमेशा मीटर में लेते हैं, इसलिए इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। लेकिन चूंकि 1 मीटर क्यूब बहुत ज़्यादा होता है इसलिए, और जनरली इतना वॉल्यूम हम लेबोरेटरी में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकली जो हम लैब में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर वॉल्यूम करते हैं मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब को मैं कन्वर्जन आपको थोड़ा सा 1-2 यूनिट का बता देता हूँ, वो आप देख लीजिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, या मैं यूँ कह सकता हूँ 1 मिलीलीटर इक्वल टू 10⁻³ लीटर, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³। ठीक, अच्छा, 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये हो जाएगा 1 मिलीलीटर। ठीक, और 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, जैसे ही आपको प्रीफिक्स की जानकारी हो गई और यूनिट फैक्टर मेथड पता चल गया तो आपको ये किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में पढ़ेंगे और समझ में पहले वाला आएगा। ठीक है, तो अभी तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में मैं आपको जब वो दोनों मेथड समझा दूंगा तो आप इजीली निकाल भी लेंगे और प्रीफिक्स भी आपको लग हो जाएंगे। तो ये तो था आपका आयतन ना, आयतन ऐसा यूनिट इसकी ये है। अब लेबोरेटरी के अंदर हम जनरली वॉल्यूम को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और उसको मापते हैं। तो लेबोरेटरी के अंदर हमारा जो काम पड़ता है वो होता है हमारा टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन के अंदर आप देखते हैं कि ब्यूरेट यूज़ की जाती है, ब्यूरेट और पिपेट। सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूरेट। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, कोई भी 2 सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता होती है, दूसरे सॉल्यूशन की सांद्रता हमको पता नहीं होती है, तो हम दोनों की रिएक्शन करा करके उस अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं। ठीक, अब वो रिएक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, ग्रेविटोमेट्रिक होता है उसमें अवक्षेप बनता है, उसका भार ज्ञात करके फिर हम पता लगाते हैं, है ना। और हम जो देख रहे हैं वो वॉल्यूमेट्रिक है,
एसिड बेस टाइट्रेशन भी होता है, एक एसिड रहता है एक बेस रहता है, दोनों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। टाइट्रेशन के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन पता होती है, दूसरे की नहीं होती, और रिएक्शन द्वारा हम अननोन की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाते हैं। तो उसमें एक सॉल्यूशन को लेते हैं हम ब्यूरेट में, ठीक है। तो ये ब्यूरेट है, आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाए। ये देखिए इस बेलनाकार नली होती है, ये यहाँ पर ये क्लिप लगी होती है और नीचे नोज़ल लगा होता है इस प्रकार से, ये नोज़ल, ठीक है। तो इसमें अंशांकन जो होता है ये ब्यूरेट है। अंशांकन इसमें जो होता है वो 0 से लेकर के 50 मिलीलीटर तक होता है, 0 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर, और इसमें चिन्ह लगे होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे 50 तक, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में वापस 10 निशान होते हैं। कैसे? ये 0, ठीक, ये 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये 1 मिलीलीटर है, उसके बीच में 10 खंड हैं, तो एक खंड की वैल्यू कितनी हुई? 0.1 मिलीलीटर। इसका मतलब किसी भी ब्यूरेट से मिनिमम कितना वॉल्यूम मेज़र किया जा सकता है? 0.1 मिलीलीटर। इसलिए हमको जब प्रैक्टिकल में पूछते हैं, कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं कि इसका लघुत्तम माप क्या, अल्पतमांक क्या है, जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट क्या है, यानी इस ब्यूरेट से आप मिनिमम कितना वॉल्यूम माप सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? 0.1 मिलीलीटर, ठीक। चलो इसके बाद आप देखते हैं पिपेट। इस पिपेट को देखिए, आप देख रहे हैं, आप बीच में बड़ा बल्ब है, ऊपर और नीचे ये, ठीक है। अब आप देखिए इस ब्यूरेट में भी, चाहे ब्यूरेट में भी यहाँ पर सब निशान लगा रहता है, सब जगह निशान लगे रहते हैं ऐसे, और इसमें भी यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है। इस निशान तक भरोगे तो 20 मिलीलीटर भरेगा ये 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, कोई भी लिक्विड। तो और बहुत नाजुक होती है ये, ध्यान रखना चाहिए पिपेट को यूज़ करना। हम प्रैक्टिकल के अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। फूंक नहीं मारनी चाहिए, केवल 3 बार छुआना चाहिए, मुंह से सक करते हैं ऐसे, ठीक है, इस निशान तक भरते हैं। ब्यूरेट और पिपेट दोनों में लिक्विड को भरते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये जैसे ये निशान है, अगर जो भी लिक्विड भर रहे हैं वो कलरलेस है, तो हमको नीचे का सिरा देखना पड़ेगा, लोअर विस्कस कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये जो निशान है वो इस लाइन के नीचे नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन कलरफुल है, जैसे कि KMnO4 का डार्क वॉयलेट कलर का होता है, तो वो इस निशान के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब अगर कलरलेस सॉल्यूशन है तो लोअर विस्कस देखते हैं, और कलरफुल सॉल्यूशन है डार्क तो अपर विस्कस देखते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल में डिटेल में बताऊंगा और प्रैक्टिकली बताऊंगा, करके बताऊंगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप मोटी मोटी जानकारी जब यहाँ आ ही गया है वॉल्यूम, तो हम ये भी देख लेंगे, ठीक। चलो, इसके अलावा लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसे मेजरिंग सिलेंडर भी यूज़ किया जाता है आयतन को मापने के लिए, ठीक है। कभी कभी हमको आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मुझे H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको मुझे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है ना। और जनरली जितने भी एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो 5N के होते हैं। N यानी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, अब जब कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे तब। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें यहाँ से लेके जैसे ये कितने का है, ये 100 ml का है, तो इसमें 0 से 100 तक निशान लगे हुए हैं। तो मुझे जैसे 500 मिलीलीटर जल में 70 ml कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाना है, तो मैं 70 ml यहाँ पर माप करके इसमें लूँगा और उसको पानी में मिलाऊंगा, फिर 500 ml में, तो मुझे डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एसिड के अंदर कभी भी वाटर नहीं मिलाया जाता है, वाटर के अंदर एसिड मिलाया जाता है, उल्टा सिस्टम होता है। बाकी सबको डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, लेकिन एसिड को जब भी हम डाइल्यूट करते हैं तो एसिड को पानी में मिलाते हैं। इसलिए क्योंकि जैसे ही हम एसिड में पानी को मिलाएंगे तो लॉट ऑफ हीट जनरेट होगी, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। तो दुर्घटना से बचने के लिए हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं, ठीक है। तो छोटी मोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए।
क्योंकि 11th क्लास से देखो, इसलिए मैं बहुत ईजी पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको आगे जा कर के कोई मुश्किल नहीं लगे। आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, मास पढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे देखते जाओ आप कितना टफ होता जाएगा, तो धीरे धीरे होगा तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और आपको मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं आपको इसका डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। एक और फ्लास्क होता है हमारे पास इस तरह का, जैसे ये 250 ml का भी आता है, 500 ml का भी आता है, 1 लीटर का भी आता है। अलग अलग वॉल्यूम के हमारे पास फ्लास्क। इस फ्लास्क का नाम है आयतन मापी फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्यों कहते हैं इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क? क्योंकि सारे के सारे एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो बनाए जाते हैं, माना कि मुझे 500 ml H2SO4 का 5N का सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं 500 ml का ये लूँगा, इसमें पानी मिलाऊंगा, इसमें एसिड मिलाऊंगा और इस निशान तक भरूंगा, है ना। ये 500 ml किसी का भी बनाना है मुझे KMnO4 का 500 ml का सॉल्यूशन बनाना है, मुझे पर्टिकुलर किसी कॉन्सेंट्रेशन का, तो मैं कैलकुलेशन करके उतना वजन कर लूँगा, उसको इसमें मिलाऊंगा, अच्छे तरह से उसको मिलाऊंगा, इसके अंदर पानी मिला करके इस निशान तक भरूंगा, है ना। तो किसी भी पदार्थ का एग्जैक्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए, बिल्कुल सही एक्यूरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का उपयोग किया जाता है, आयतन मापी फ्लास्क। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे बीकर भी रहते हैं, अलग अलग साइज के बीकर तो आपने देखे होंगे, ये ऐसे बीकर रहते हैं, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क रहते हैं ऐसे, इसको कॉनिकल फ्लास्क हम टाइट्रेशन में पीपेट से जो सक करके जो निकलता है कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, है ना। और इसकी शेप ऐसी क्यों रहती है? ताकि जब हम इसको मिलाएं तो वो बूंद बाहर नहीं आ जाए। हर चीज़ का रीज़न है यहाँ पर, है ना। तो वॉल्यूम के बारे में मेरे ख्याल से आपने काफ़ी जानकारी ले ली होगी कि लेबोरेटरी के अंदर वॉल्यूम को मापने के लिए कौन कौन से एपरेटस मुख्य रूप से उपयोग में किए जाते हैं। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो होने के बाद आपकी मेन इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो हम समाप्त करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर। धन्यवाद।